बेटा कल हम लोग शुरू किए थे चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उस एक क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का पहला पार्ट होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको बताया गया था, थोड़ा सा बता भी दिया गया था कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होता है एनिमल अपने बॉडी के बाहर ऑर्गेनिक मैटर पर, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करके पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है और पार्शियल डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यही बताया गया था। फिर एग्जाम्पल आपको बताया गया कि इसके एग्जाम्पल हैं बेटा मक्खियाँ, हनी बीज, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और फिर मैंने बेटा वहाँ पे आपको माउथ पार्ट लिखवाया था ना कि जो हाउस फ्लाई होती है उसका माउथ पार्ट होता है स्पॉन्जिंग एंड लैपिंग टाइप। जो कॉकरोच है, कॉकरोच का माउथ पार्ट होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। और जो मॉस्क्यूटोज होते हैं, मॉस्क्यूटोज का माउथ पार्ट लिखना, इस लाइन को पूरा नहीं किया था हम लोगों ने, लिखो। माउथ पार्ट ऑफ मॉस्क्यूटो इज पायर्सिंग, पायर्सिंग मतलब चुभोना, पायर्सिंग एंड सकिंग, PIERCING, पायर्सिंग एंड सकिंग, SUCKING, पायर्सिंग एंड सकिंग, PIERCING, पायर्सिंग एंड सकिंग, चुभोना और ड्रेन करना, चूसना। हो गया बस बेटा। अब हम लोग नए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सेप्रोट्रॉफिक के आगे क्या टाइप में बनवाया था मैंने? पैरासाइटिक। टेबल देखना, पैरासाइटिक। बेटा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बेटा, इसमें देखना, इसमें एक ऑर्गेनिज्म या एक एनिमल दूसरे ऑर्गेनिज्म या एनिमल पर केवल भोजन के लिए डिपेंड करता है, उसके साथ आता है। ज़रूरी नहीं है कि परमानेंटली साथ रहे, ये भी बता दूं। अगर आपको लगता है कि पैरासाइट हमेशा होस्ट के साथ रहता है तो ये बात गलत है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बेटा कुछ पैरासाइट हमारे पास पार्शियल पैरासाइट होते हैं, वो आते हैं, भोजन लेते हैं और चले जाते हैं। ध्यान देना कि पैरासाइट हमेशा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन लेता है और ज़रूरी नहीं है कि वो साथ रहे। तो पहला होता है पैरासाइट और जिससे भोजन लिया जाता है वो होता है होस्ट। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर हम अगर पैरासाइट की बात करें तो बेटा इसको हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि इकोलॉजी में भी मिलता है। बट इकोलॉजी में हर मोड का मिलेगा आपको पैरासाइट, यहाँ केवल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग पैरासाइट की बात करेंगे, ठीक बेटा। यहाँ हम उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, बाकी नेचर के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे। बेटा हम न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग बात करें तो या फिर ऑर्गेनिज्म टोटली होस्ट के साथ रह करके भोजन लेगा या फिर आएगा भोजन लेकर के चला जाएगा। दूसरी बात, अगर वह भोजन लेके चला जाता है तो मतलब बॉडी के बाहर रहता है, तो क्या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं लेकिन लेके जाते नहीं, साथ उसके बॉडी के सरफेस पे चिपके रहते हैं। कुछ उसके बॉडी के भीतर चले जाते हैं। जो बेटा जो बॉडी के बाहर से भोजन लेते हैं उसे कहते हैं एक्टोपैरासाइट, जो भीतर चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल आपके पास है बेड बग। बेड बग जानते हैं? खटमल। हेडलाइस, हेडलाइस तो जानते होंगे, जू। हेडलाइस बेटा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आपसे कई बार। हेडलाइस एक कंप्लीट पैरासाइट है जो टोटली आपके बॉडी पे डिपेंड करता है, सिर में रहता है और वहीं पर ये अपना एग लेइंग करेगा, प्रोजेनी जनरेट करेगा, वहीं सब कुछ करेगा। लेकिन बेडबग की बात करें, बेडबग आपके चारपाई में छिपा रहता है। अगर गंदे बिस्तर है तो अगर आप लेटते हो तो आकर के ब्लड शक करके फिर से भाग जाएगा। अब अगर आपके मन में एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहा है मॉस्क्यूटो, बेटा आपको बता दें मॉस्क्यूटो ब्लड सक करती है, ये बात सही है, बट यह टोटली न्यूट्रिशन का मोड नहीं है। यह बात आपके बुक में बाकायदे मेंशन है, एनसीईआरटी में फिर भी गलती हो जाती है। बेटा ध्यान देना, फीमेल मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलीज, चाहे फीमेल क्यूलेक्स, चाहे फीमेल एडीज, ये बेटा मैंने तीनों मॉस्क्यूटो का नाम ले लिया क्योंकि तीनों
ब्लड सक करती हैं सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एट अ टाइम ऑफ एग लेइंग। इनका ये न्यूट्रिशन मोड नहीं है, भोजन नहीं है, ध्यान देना इस बात को, ठीक। ये बात आपको मेंशन है, ये आपको ध्यान देना है कि एग लेइंग के लिए ब्लड सक करती हैं। वैसे मॉस्किटो का जो फीड होता है वो होता है नेक्टर, प्लांट प्रोडक्ट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखना पैरासाइट में। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन one living organism obtain food from other living organism, ब्रैकेट में एनिमल, क्योंकि हम एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, एक एनिमल दूसरे एनिमल से लेता है, ठीक। सम टाइम पैरासाइट्स आर पैथोजेनिक, मैंने सम टाइम से लिखवा दिया, ये बात आपके दिमाग में फिट हो जाए कि पैरासाइट हमेशा पैथोजेनिक नहीं होते। ये बात पता है ना कि पैरासाइट हमेशा पैथोजेनिक नहीं होते। पैथोजेनिक मतलब बीमारी कॉज करने वाले, ठीक, हमेशा बीमारी कॉज नहीं करते। आगे लिखना, पैरासाइट्स, देखो बेटा, कभी कभी जब हम लोग उधर पढ़ते हैं, किंगडम फंजाई पढ़ते हैं या मोनेरा पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है। तो वहाँ हम पैरासाइट, अगर उनके पैरासाइटिक मोड की बात करें तो वहाँ पर हम दो तरह के पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं। यहाँ नाम बताऊँगा, वहाँ दो वर्ड आता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट, आता है ना। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, फैकल्टेटिव क्या होता है, बताओ। बाकी बताने के लिए मैं ही हूँ यहाँ पे। और कोई बेटा, इसने बिल्कुल सही बताया है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है परमानेंट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं अगर उनका होस्ट एक्सटिंक्ट कर गया तो वो भी एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, वो सरवाइव नहीं करेंगे। ध्यान देना इस बात को, ये होता है ऑब्लिगेट, अर्थात परमानेंट पैरासाइट। अगर वो ख़त्म तो वो भी ख़त्म। लेकिन फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं, एक्चुअल में वो पैरासाइट होते ही नहीं। अब ये लाइन को भी माइंड करना, क्योंकि ये भी सवाल आता है कि फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है कि नहीं होता है। वैसे फैकल्टेटिव एरोब होता है कि नहीं होता। बेटा ध्यान देना, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव मतलब ज़रूरत पड़ने पर, मिलने पर। लोग कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में कई लोग मिलने के भगत होते हैं, ठीक। अगर मिल गई चीज़ें तो खा लिया, वरना कोई बात नहीं जी, हम तो खाते ही नहीं है ये चीज़। तो वो वाली कहानी यहाँ पे है। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो होता है कि बेसिकली वो होते हैं सेप्रोफाइटिक, सेप्रोट्रॉफिक। लेकिन अगर उनकी सड़ी गली चीज़ें नहीं मिल रही है तो ज़रूरत पड़ने पर पैरासाइट हो जाते हैं, और फिर उनको वही उनकी वाली चीज़ मिल गई तो फिर खा लेंगे। तो फैकल्टेटिव मतलब मिलने पर, ऑब्लिगेट मतलब परमानेंट। हम लोग बोल चाल में नहीं बोलते कि भाई बहुत सारी ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, डिपेंडेंट लोग हैं, हमें बहुत खर्चे उठाने हैं। ऑब्लिगेशन वर्ड यूज़ करते हैं बोल चाल में, लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। तो वो वही चीज़ है जो टोटली डिपेंडेंट हो, वो होता है ऑब्लिगेट, परमानेंट, ठीक। देखो पैरासाइट्स आर इधर पैरासाइट्स आर इधर एक्टोपैरासाइट, ECTO, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। लिखना, बेड बग, हेड लाइस आर एक्टोपैरासाइट।
विशाल। अच्छा नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम गिर गए, मैं पूछ रहा हूँ, कह रहा मैं नहीं गिरा। चलो फुल स्टॉप, आगे लिखना। एस्कैरिस, ASCARIS, एस्कैरिस, कॉमा, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। देखो मैंने केवल प्लाज्मोडियम नहीं लिखवाया, मैंने लिखवाया है मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। अब रुको, एक बात को मैं बता देता हूं, कौन बताएगा प्लाज्मोडियम और मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम में डिफरेंस? वो मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया ना खोज करे वो प्लाज्मोडियम। बस सही, बातें तो तेरी बड़ी सही होती हैं लेकिन जचती नहीं हम लोगों को, दिक्कत ये है। बेटा देखो, प्लाज्मोडियम वर्ड दो जगह आता है। एक प्लाज्मोडियम ये जो मलेरिया कॉज करता है, एक स्लाइम मोल्ड में वर्ड आता है। वो स्लाइम मोल्ड जब इकट्ठे होकर जाते हैं, एग्रीगेशन शो करते हैं, वो जो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, जो बिना प्लाज्मा लेमा वाला प्रोटोप्लाज्मिक कवरिंग एग्रीगेशन बनता है, उस एग्रीगेशन को कहते हैं क्या? प्लाज्मोडियम। और एक बार जब ये सवाल आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 2008, 6, 10 ऐसे आसपास एग्जाम में आया था, प्लाज्मोडियम एज, ज़्यादातर बच्चे वही आंसर मार दिए, मलेरिया पैरासाइट। तो क्वेश्चन विवादित तो हो गया, लेकिन एग्जामिनर ने फाइनली इसको माना भी नहीं मलेरिया पैरासाइट, उन्होंने वही माना, एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड। वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, आप एनसीईआरटी पढ़ें, पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर में मेंशन है कि इनका एग्रीगेशन कहा जाता है प्लाज्मोडियम, और वो ज़रूरत पड़ने में फ्रूटिंग बॉडी बना लेती है। इस लाइन को आपको याद रखना है, इसलिए मैंने क्लियर लिखवा दिया कि मलेरिया कॉजिंग मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम, नहीं तो आप गलती से कुछ और समझ लो, क्योंकि वो सेप्रोट्रॉफिक होता है। लिख लिया? कहाँ थे? एस्कैरिस, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंड नहीं बेटा, एंट अमीबा। एंट अमीबा लिखो, इसके आगे हिस्टोलिटिका मत लगाना, क्यों? क्योंकि दो वेराइटी है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस एंड एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आप केवल एंट अमीबा लिखो। एंट अमीबा आर एंडोपैरासाइट। एनिमल किंगडम में या फिर प्रोटोजोआ में या ह्यूमन डिजीज़ में आपको इनका एक्सप्लेनेशन भी कहीं ना कहीं करा दिया जाएगा। इनका एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा कि इनका बीमारी कौन सी कॉज होती है, कहाँ के पैरासाइट होते हैं, क्या सिम्टम आते हैं, ये सवाल बनते हैं। ठीक, चलो पैरासाइट के बाद हम लोगों ने क्या लिखा है? पीछे हेडिंग देखो, सिम्बायोटिक। अगली हेडिंग बनाना बेटा, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दिव्य, इसमें दिव्य कौन है? दिव्य, ठीक, इधर देखना बेटा। सिम्बायोटिक, SYM, सिम का मतलब क्या होता है? साथ, SYM। बेटा चाहे SYM लगे चाहे SYN लगे, इसका मतलब होता है साथ, फ्यूज्ड। ठीक, बायोज मतलब लाइफ, जहां पर दो लाइफ एक साथ रहें फॉर न्यूट्रिशन, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। वरना सिम्बायोटिक रिलेशन किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे माइक्रोराइजल एसोसिएशन भी तो सिम्बायोटिक है, लेकिन लाइकेन वाला न्यूट्रिशनल है। लेकिन हम एनिमल की बात करेंगे, ठीक, यहाँ एनिमल न्यूट्रिशन पढ़े बेटा। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब जहाँ पर दो एनिमल्स या हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की न्यूट्रिशनल नीड फुलफिल करते हैं, उस रिलेशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हो गया? इसका बेटा एक एग्जाम्पल आपके गांव में मिल जाएगा कहीं लकड़ियों पे, टर्माइट, दीमक। और अपने इस इलाके के लिए दीमक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, लकड़ियों में लग जाते हैं गीले इलाकों में। वो देखना लकड़ियों की यूं लाइन से मिट्टी का घर सा बना लेते हैं, होता है ना। वो जो माइट्स हैं, टर्माइट हैं बेटा, वो लकड़ी को खा तो लेते हैं बट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब जब भाई आप खा लो, डाइजेस्ट ना कर सको तो खाना बेकार है। तो उनके साथ एक ऐसा पार्टनर आता है, कहता है भाई मैं सेल्यूलोज खा नहीं सकता लेकिन पचा सकता हूँ।
खाओ तुम, पचाएंगे हम। तो होता क्या है कि उस माइट के गट में यहाँ पर छोटे छोटे वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये फ्लैजलेटा होते हैं, फ्लैजलेट्स होते हैं, ऐसे फ्लैजलेट्स होते हैं। ये यहाँ दिखा रहा हूँ, ये छोटे पाए जाते हैं। अब माइट जब खा करके सेलुलोज को यहाँ लाते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं पार्शियली। जब पार्शियल डाइजेशन हो गया उसके बाद ये भी एब्जॉर्ब कर लेता है और ये भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका नाम है ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा। अगर आप आर्कीबैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल लेना चाहें तो कैटल के गट में भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है आर्कीबैक्टीरिया का, जो कि फॉडर के सेलुलोज का पार्शियल डाइजेशन करता है। वो भी अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन ही होता है। तो लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा, लिखना इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन two animals or heterotrophs live together for nutrition, हो गया। एग्जाम्पल लिखना, ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा फाउंड इन गट ऑफ माइट। टर्माइट लिख लो पूरा, दीमक, गट ऑफ टर्माइट। ठीक, लास्ट में हमारे पास क्या है, मिक्सोट्रॉफिक। मिक्स मतलब क्या होता है, मिलाना। मिक्सोट्रॉफिक, जहां पे डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, अर्थात ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो, उसे क्या कहेंगे, मिक्सोट्रॉफिक। ठीक, लिखना, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें दोनों आते हैं, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हो गया। एग्जाम्पल इसका लिखना, इसका एग्जाम्पल आपको पता है, याद दिला दे रहा हूं मैं, यूग्लिना बेटा एक्चुअल में इसके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। जब तक सनलाइट अवेलेबल है ये करता है फोटोसिंथेसिस। अगर किसी दिन सूरज ना दिखे, विशेष तौर से विंटर सीजन में क्लाउडी डेज हो जाते हैं, बादल वाले दिन हो जाते हैं, सूरज की रोशनी अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाती, उन दिनों उस टाइम में ये क्या करते हैं, क्लाउडी डेज में ये उस पानी में पाए जाने वाले बाकी ऑर्गेनिज्म, जैसे पैरामीशियम को भी खा जाते हैं, प्रीडेशन शो करते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉफ से हेट्रोट्रॉफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। हो गया, लिखना है यूग्लिना के आगे, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, it shows autotrophic mode, in the absence of light, like in cloudy days, it shows heterotrophic mode of nutrition। ब्रैकेट में प्रीडेशन लिख लो, क्योंकि कार्निवोर्स नेचर शो करेगा ना, दूसरे लिविंग को खाएगा, बट वो जो तरीका होगा हंटिंग होगा, प्रीडेशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ब्रैकेट में प्रीडेशन। हो गया बेटा, ये तो हम लोगों ने जो एक बेसिक क्लासिफिकेशन होता है न्यूट्रिशन का वो कर लिया। ठीक, अब हम लोग करेंगे स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन।
ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, इनमें हमारी पूरी बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में न्यूट्रिशन कंप्लीट कैसे होता है। लिखना स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बेटा पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन इंजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है कुलवीर, बोल के बताओ ना, दिखा के नहीं। मैक्रो इंजेशन डेफिनेशन क्या रही है? हाँ, इनटेक करना मतलब इनटेक ऑफ फूड। लिख सकते हैं ना? हाँ लिख लो भाई, सही है, लिखो, लिख लो, लिख लो, इनटेक ऑफ फूड लिखो, लिखो इनटेक ऑफ फूड। ठीक, अब इसे अगर हम डेफिनेशन को स्कूल में लिखना हो तो लिख सकते हैं इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू माउथ कैविटी और बॉडी कैविटी ना, लेकिन बट आप इतना लिखो इनटेक ऑफ फूड। मैं यहाँ पे माउथ या माउथ कैविटी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, याद रखना कि चाहे वह बॉडी कैविटी में जाए या माउथ कैविटी में जाए, दैट इज इंजेशन। ठीक, और अब ये सवाल बनता भी नहीं है। हाँ, इतना ये सवाल अब कहाँ आता है, इंजेशन क्या होता है, वो जमाने गए। अब अगला है डाइजेशन, लेकिन इस साल के पेपर को देखते हुए कुछ भी हो सकता है, वो पूछ लेंगे डाइजेशन के पहले क्या आता है, इंजेशन की सिमुलेशन। हाँ, तो चलो अब पेन रखना एक बार आप लोग, डाइजेशन को थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस ठीक ठाक है। बेटा ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन क्या है, तो एक बार मैंने बच्चे से पूछा डाइजेशन क्या है, बच्चा पता क्या कहता है, भोजन का पचाना। पचाना मतलब डाइजेशन ही होता है भाई, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक, तो डाइजेशन क्या है बेटा, ध्यान देना, डाइजेशन को आप डिफाइन करना चाहो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने एक लाइन में दो चीज़ें लिखी है, लेकिन समझ में लोगों की एक बात आती है। उसने लिखा है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल एब्जॉर्ब होने वाले फॉर्म में चेंज करना, यही लिखा है ना, यही लिखा एग्जैक्ट। इस बात को तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन उसके आगे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइसिस। इस वर्ड को लोग मिस कर जाते हैं, और इस वर्ड से उठा के एग्जामिनर ने सवाल बनाया। पहले सवाल पे आने के पहले मैं आपको पूरी बातें, इस बात को बुक में कैसे एक्सप्लेन की जाती है और सवाल कहाँ बनता है फिर बताता हूँ। बेटा देखो, अगर हम डेफिनेशन को लिखना चाहते हम लिखेंगे डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ, दक्ष, डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड इनटू स्मॉल, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल, नॉन डिफ्यूजिबल इनटू डिफ्यूजिबल। हो गया, सही हो गया। ये डेफिनेशन आपके बुक में जो भी कई बुक है मार्केट में, इतनी मोटी मोटी 4-5, उनमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब बीएमटी में सवाल आया डाइजेशन इज, पहला ऑप्शन लार्ज टू स्मॉल, दूसरा ऑप्शन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, तीसरा नॉन डिफ्यूजिबल टू डिफ्यूजिबल, चौथा ऑप्शन आया ऑल। तो आंसर क्या लगाओगे, ऑल। सही हो गया। 2 साल बाद यही सवाल दोबारा आया, डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इंटू स्मॉल, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटू सिंपल, ब्रेक डाउन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल इंटू डिफ्यूजिबल। चौथा ऑप्शन ऑल नहीं आया, चौथा ऑप्शन आया हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड। अब बात को समझना बेटा, एक्चुअल में आपने जो पहले सवाल में बताया था, आपने रिजल्ट बताया था कि डाइजेशन में क्या होता है, आपने ये नहीं बताया था डाइजेशन क्या होता है। आपको गलत फहमी थी कि आपने बताया कि डाइजेशन क्या होता है। इस बात को समझना, आपने बताया था डाइजेशन में ये हुआ, लेकिन डाइजेशन होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड। बड़ा मॉलिक्यूल से स्टार्च है आपके पास, स्टार्च में, स्टार्च किसका पॉलीमर होता है भाई, आप
+2 पास वाले हो, +1 के थोड़ी हो कि मैं उसको किनारे दबा के चलूँ, नहीं बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है, आप तो पढ़े हुए हो। स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का। 2 चेन होती ना, कौन कौन? एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। चलो उस पे नहीं जाते, हम सीधे जानते हैं कि ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इस ग्लूकोज के बीच OH ग्रुप मिलकर के पानी निकाल के बॉन्ड बना दिए, हो गया। पानी की कमी है, इन दोनों को गुस्सा है, आपस में चिपके, मेरा पानी वापस करो, हम अलग हो जाएंगे, सही है ना। इनको पानी दो, वाटर के प्रेजेंस में एंजाइम दो, वाटर के प्रेजेंस में दोनों अपना अपना OH लेके अलग हो जाएंगे, हो गया। और पानी के प्रेजेंस में जब मॉलिक्यूल हमारा ब्रेक डाउन होता है तो क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड। और जो एंजाइम इस तरह के कंडीशन में काम करता है, क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइएज भी हमारे पास ब्रेक डाउन करने वाला, लेकिन वो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद रखना इस बात को। एंजाइम वाले चैप्टर में मिलेगी कैटेगरी आपको, 6 कैटेगरी है ना, उसमें देखना हाइड्रोलाइटिक और लाइएज में यही फ़र्क है। मैं लाइगेज नहीं बोल रहा हूँ, लाइएज बोल रहा हूँ, इधर समझना। अब क्या हुआ कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड, यहाँ आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होने से अपने आप बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में बदल गया, कॉम्प्लेक्स सिंपल में बदल गया, नॉन डिफ्यूजिबल डिफ्यूजिबल चेंज हो गया। मतलब एग्जामिनर कहीं भी दिमाग लगा देता है, ठीक। ये 2 सवाल थे, देखने में तो छोटे थे लेकिन सवाल थे ठीक ठाक, गलती कर सकते थे आप, इधर ध्यान देना। चलो डाइजेशन की डेफिनेशन तो पता चल गई, लेकिन आपको बता दूं सिर्फ हाइड्रोलाइसिस ही एक स्टेप नहीं है, ये मेन स्टेप है। लेकिन हमारी बॉडी में जो डाइजेशन कंप्लीट होता है वो हाइड्रोलाइसिस जैसे केमिकल कंडीशन के अलावा, केमिकल स्टेप के अलावा मैकेनिकल और फिजिकल स्टेप भी इन्वॉल्व रखता है। जैसे भोजन को आप चबाते हो, मैस्टिकेशन, इट इज फिजिकल स्टेप। स्टमक में भोजन जाता है, चर्निंग होती है, दैट इज ऑल्सो फिजिकल और मैकेनिकल स्टेप। उसके अलावा सलाइवा का एक्शन, गैस्ट्रिक जूस का एक्शन, इंटेस्टाइनल जूस का एक्शन, पैंक्रियाटिक जूस का एक्शन, ये सारा क्या होगा? केमिकल एक्शन होगा। समझ गए? मतलब डाइजेशन में 2 चीज़ें हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल। ये सिर्फ हम अपने हायर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोअर की बात करें, प्रोटोजोन की बात करें, अमीबा बेचारा भोजन को कहाँ चबाने वाला है? वो तो सिर्फ हाइड्रोलाइसिस ही करेगा। तो कंसेप्ट पॉइंट हमारा की पॉइंट वही है। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारे केस में मैकेनिकल और केमिकल दोनों होते हैं। चलो इसके बाद बेटा डाइजेशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैसे? हमने अमीबा का नाम लिया था अभी। अमीबा के बॉडी में कितने सेल होते हैं? एक ही होता है। गोल होता है कि लंबा होता है कि लौकी जैसा होता है? किसी भी शेप, इर्रेगुलर शेप का होता है। ये सही है? चलो बात बिल्कुल सही है, अमीबा इर्रेगुलर शेप का होता है। अब अभिषेक शर्मा ये बताएंगे क्यों होता है। बेटा ये फिल्टर हटा के बोलो। हाँ, इसका जो सेल है सर, उसको सारी जितनी भी उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस या जैसे इनटेक ऑफ फूड होता है वो सीधा एनवायरनमेंट से और सेल में करना होता है, तो उसके लिए फिर उसकी मॉडिफिकेशन सूडोपोडिया बनाना या। हाँ, अब जाके कुछ बोले हो सूडोपोडिया। बेटा सुनना, इसका आंसर सिर्फ इतना होगा, शेप ऑफ अमीबा इज इर्रेगुलर ड्यू टू अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ सूडोपोडिया कॉन्टिन्यूसली। लगातार सूडोपोडिया बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए क्या होता है? इर्रेगुलर शेप का दिखता है। ठीक, ध्यान रखना इस बात को। चलो मैंने अमीबा का नाम लिया था, अमीबा यूनिसेलुलर है। बेटा भोजन जैसे अंदर आएगा, जैसे यहाँ भोजन यहाँ अंदर आया तो अंदर आके ऐसे फूड वैक्यूल में बंद हो जाता है, बंद हो गया, और फूड वैक्यूल के साथ यहाँ पे आकर के लाइसोसोम जुड़ेगा और लाइसोसोम एंजाइम यहाँ डाल देगा और डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेशन कहाँ हुआ? इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। लेकिन अगर आप अपनी बात करो, अगर हम आपकी बात करें, ये आपका स्टमक है, आपका स्टमक है, आपके स्टमक में भोजन आया, यहाँ आ गया खाली डब्बे के अंदर। अब यहाँ वॉल से गैस्ट्रिक जूस निकाल दिए गए, ये आपके सेल के भीतर नहीं गया। आप इस क्लास रूम में बैठे हो, क्लास रूम की सेल जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, उसमें नहीं बैठे हो, समझना इस बात को। ये हॉलो कैविटी में आप बैठे हो। तो बेटा ये हॉलो कैविटी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है और डाइजेशन करता है। ये होता है डाइजेशन इनसाइड द सेल और ये होता है डाइजेशन आउटसाइड द सेल इन ल्यूमेन ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। तो बेटा ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या हो गया? एक्स्ट्रा।
EXTRA, और ये क्या हो गया, इंट्रा। लेकिन मजेदार बात, एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है, टीचर तो टीचर है, सब अपना अपना काम करते हैं। एग्जामिनर ने एक बार पूछ लिया कि हमारा डाइजेस्टिव कैनाल क्या करता है, अपने अंदर एंजाइम रिलीज करवा करवा के डाइजेशन करता है, और यहाँ पर फूड वैक्यूल क्या करता है, भोजन को लेता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है और डाइजेशन हो जाता है। दोनों तो काम सेम कर रहे हैं, और जो काम सेम करते हैं उनको हमारी बायोलॉजी में क्या कहा जाता है, एनालॉगस। क्या कहा जाता है, एनालॉगस। एक सवाल क्रिएट हो गया कि फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालॉगस टू डाइजेस्टिव कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हायर एनिमल। एक सवाल ये तैयार हो गया, ठीक। ऐसे एक सवाल किडनी में भी मिलेगा। अब दूसरी चीज़, एक एग्जामिनर ने सवाल और बोला, भाई अमीबा में तो इंट्रासेलुलर है, इंसान में, बकरी में, घोड़े में, गधे में, अर्थवर्म में, इन सब में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। क्या इस लिविंग वर्ल्ड में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पे बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा? इस बच्चे ने जवाब सही दिया है। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है या कोई ऐसा ग्रुप है जहां पे दोनों मोड ऑफ डाइजेशन होता हो, एक्स्ट्रा और इंट्रा? है, आप लोग जानते हो, बड़े अच्छे से जानते हो, बस दिमाग में आ नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप अच्छे से जानते हो, परिचित हो, चिर परिचित हो भाई अच्छी तरह से। हाइड्रा जानते हो, कल ही तो नाम आया था। सिलेंट्रेटा जानते हो, सिलेंट्रेटा जो निडेरिया ग्रुप है, फाइलम है ना हमारा, उसमें बेटा जिससे हम हाइड्रा ही बना देते हैं एक बार। यहाँ पे इसके टेंटिकल वगैरह निकले, ठीक, ये इसका पेडल डिस्क हो गया बेटा। यहाँ इसको हमने वर्टिकली काट दिया तो इसके ये है गैस्ट्रोन्यूट्रिटिव सेल्स। आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, ये गैस्ट्रोन्यूट्रिटिव सेल्स है, ये उसकी कैविटी है। एक सवाल तो यही है कि इसकी कैविटी को क्या कहेंगे, एनिमल किंगडम में लिखा हुआ है फाइलम में, सिलेंट्रॉन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और स्पंज वाले को पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पोरीफेरा वाले को। इधर देखना बेटा, जब इधर से भोजन लेकर के अंदर आएगा, जैसे टेंटिकल इसका भोजन अंदर लेके आएगा, भोजन यहाँ आ गया, इसके ऊपर एंजाइम रिलीज होंगे, ठीक, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में से टूट जाएगा। टूट गया, ये तो बेटा सेल के बाहर डाइजेशन हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब बेटा इसके अंदर उगेंगे सूडोपोडिया, समझना इस बात को, ये सूडोपोडिया भोजन को अंदर ले लेंगे, अब हो गया इंट्रासेलुलर डाइजेशन। समझ गए? ये छोटी सी कहानी है, और इस पे एक सवाल फिर बना। एग्जामिनर पता है हर बार नई चीज़ें निकाल लाता है। एक बार तो पूछ लिया किस में दोनों पाए जाते हैं, आपने बता दिया हाइड्रा। फिर पूछा कि कैसे होते हैं, फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रा, कि पहले इंट्रा फिर देन एक्स्ट्रा? तो आप क्या बताओ, पहले एक्स्ट्रा देन इंट्रा। ऐसे भी सवाल बनते हैं। चलो लिखो डाइजेशन में, डाइजेशन is breakdown of food by mechanical and chemical step या mechanical and chemical process mechanical and chemical process. Mechanical process include mastication, मतलब चबाना, mastication, and churning of food in stomach, in stomach. लिखना, chemical step include hydrolysis of food by enzymes, hydrolysis of food by enzymes, by
एंजाइम्स। अभी बात पूरी नहीं हुई है। बाय विच large complex and non-diffusible food change into small, simple and diffusible। अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ फूड चेंज इनटू एब्जॉर्ब होने लगा ना, यही भी लिखा है एब्जॉर्बेबल या फिर डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल, ऐसे मैक्रो वर्ड यूज किया है उन्होंने, याद रखना इस बात को। चलो इतना लिख लिया, अब आगे लिखना। देयर आर टू टाइप ऑफ डाइजेशन। पहला एक्स्ट्रा सेलुलर, सीधे लिखना, पहला एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन अकर्स आउटसाइड द सेल, डाइजेशन अकर्स आउटसाइड द सेल in lumen of digestive canal, in lumen of digestive canal। एग्जाम्पल लिखना बेटा, उसी तरह एग्जाम्पल लिख लेना। हायर एनिमल्स, एग्जाम्पल लिखो, हायर एनिमल्स। अब दूसरा लिखना बेटा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन अकर्स इन फूड वैक्यूल इनसाइड द सेल, फूड वैक्यूल इनसाइड द सेल। एग्जाम्पल लिखना, प्रोटोजोआ ब्रैकेट में अमीबा, कॉमा, पोरीफेरा स्पॉन्जेज। अब इस बात को कोई बता सकता है कि ये बात मैं सही लिखवाया हूँ? लॉजिक बता सकता है कि ये बात सही है? नहीं बताओ तो मैं इसको कटवा के कह दूंगा गलत है। सही है बेटा ये। क्यों? क्योंकि जो हमारे पोरीफर्स होते हैं वो सेलुलर लेवल पे डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। यहाँ पे हर सेल का अपना फंक्शन है, ठीक, ध्यान देना इस बात को। चलो अब एक स्टार पॉइंट बना के लिखना, इन निडेरियंस ब्रैकेट में हाइड्रा, क्योंकि ऑप्शन में निडेरिया भी आ चुका है, हाइड्रा भी आ चुका है, इसलिए निडेरिया में बेटा ऐसे लिखना, CNIDARIANS, निडेरियंस। लग तो रहा है। कहाँ थे बेटा हम लोग? इन, मैं लिखा हूँ सी, फिर भी तुम्हें नहीं दिख रहा है इनके पहले। इन निडेरियंस ब्रैकेट में हाइड्रा, बोथ टाइप्स ऑफ डाइजेशन। क्या हुआ पंकज, जुकाम हो रहा है क्या? फैन चला रहा है बेटा, स्विच ओ रेगुलेटर घुमाओ, रेगुलेटर। हाँ अब चल तो रहा है। बस बस बेटा खाया कर, पीजी वाले से रोटी बढ़वा दे इसकी। चलो कहाँ थे? बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रासेलुलर, फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रा। इसमें दोनों बात मेंशन कर दिया कि दोनों होता है, लेकिन पहले एक्स्ट्रा होता है फिर इंट्रा होता है। फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रा हो गया। इंट्रा मतलब इंट्रासेलुलर। चलो बेटा अब तीसरा स्टेप लिखना। अच्छा तीसरा स्टेप लिखने के पहले एक स्टार पॉइंट लिख लेना, एक स्टार और लिखो।
तीसरा लिखने के पहले, फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा is analogous to alimentary canal, alimentary canal को digestive canal भी बोलते हैं, alimentary canal of higher animal, higher animals। हो गया। अब आप तीसरा स्टेप लिखना, डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन।